तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पेज गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और उसका पढ़ रहे थे हम यूजेस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां कहां पर इसका यूज है। तो उसी में आज हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। तो देखिए, इस टेंस का यूज टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी होता है। देखो, यूजेस पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूजेस से आपको पता चलता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस में कैसे इस टेंस का यूज होगा और कहां पे वो एरर देगा। तो वो इन्हीं चीजों से पकड़ में आता है। कई बार रूल्स से भी अपोजिट चीजें चलती हैं जो कि आपको यूजेस से ही पता चलती हैं। तो इस टेंस का यूज टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी होता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं लेकिन रेगुलर प्रोसेस में हो रहे होते हैं। मतलब जिस टाइम बोल रहा है उस टाइम नहीं हो रहा वो काम, लेकिन रेगुलर मतलब आजकल तो हो ही रहा है वो काम। तो उस वैसे टाइप के सेंटेंसेस किस में आते हैं? आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब देखिए, ही इज राइटिंग अ बुक नाउअडेज, मतलब वह एक किताब लिख रहा है। भाई, ही इज राइटिंग अ बुक नाउअडेज, आजकल वह आजकल एक किताब लिख रहा है। जरूरी थोड़ी वो अभी लिख रहा है, अभी का कोई बात नहीं है क्योंकि ये बोला जा रहा है, लेकिन आजकल लिख रहा है मतलब वो अब इन दिनों लिख रहा है। तो इस वजह से सेंटेंस क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो नहीं हो रहा लेकिन रेगुलर प्रोसेस में हो रहा है। तो इस वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब देखिए, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में मतलब इस कार्यालय में कार्य कर रहा हूं। आई एम सर्विंग, मैं मतलब सर्विस दे रहा हूं इस कार्यालय में एक तरीके से। तो सर्विस दे रहा हूं, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वह अभी काम कर रहा है। जरूरी नहीं है ये चीज, वो काम कर भी रहा हो सकता है इस टाइम या फिर नहीं भी, लेकिन आजकल इन दिनों तो वो काम कर ही रहा है। तो आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस। अब देखिए, शी इज स्टडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, वह आजकल गणित पढ़ रही है या फिर गणित का अध्ययन कर रही है। कौन? वह, शी, लड़की के लिए बोला गया है शी इज स्टडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज। तो मतलब इन दिनों मैथ पढ़ रही है, तो रेगुलर प्रोसेस का वर्क है, इन दिनों पढ़ रही है। अब देखो, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मैं एक किराए के घर में रहता हूं या फिर रह रहा हूं, मैं किराए के घर में रह रहा हूं। तो ये जितने भी वाक्य हैं आपके, वो सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते वक्त तो नहीं हो रहे लेकिन रेगुलर प्रोसेस में तो हो रहे हैं। तो ऐसे वाक्य किसमें आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसको नोट डाउन करें, फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो देखिए फोर्थ पॉइंट, फॉरएवर, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो व्यक्ति हैबिचुअली मतलब आदतन, हैबिचुअली मतलब आदत हो किसी इंसान की, वो आदतन दूसरों की इच्छा के अगेंस्ट, मतलब दूसरों की इच्छा के अगेंस्ट मतलब विपरीत फ्रिक्वेंटली करता है। मतलब वह आदतन मजबूर, मतलब आदत से मजबूर है और फ्रिक्वेंटली ऐसा कार्य करता है किसकी इच्छा के विपरीत। तो उस टाइप के सेंटेंसेस किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला गया? फॉरएवर, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली के साथ। किनके साथ? इन वर्ड्स के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज ऐसे कार्य के हेतु किया जाता है जो व्यक्ति हैबिचुअली दूसरों की इच्छा के अगेंस्ट विपरीत फ्रिक्वेंटली कार्य करता है या फिर करती है। ठीक है, आप देखो, जैसे एग्जांपल, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करता है या फिर कर रहा है, करता रहता है। तो ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, इससे क्या पता चला कि ये कंप्लेन कर रहा है मतलब अगेंस्ट। ठीक है, प्लस दूसरी बात, यहां पर कौन सा सेंटेंस वर्ड का यूज हुआ? ऑलवेज, जो कि यहां पर बताया गया आपको। तो ऑलवेज भी यूज हुआ आपका, और कंप्लेन से क्या चीज पता चली? अगेंस्ट, मतलब विपरीत हो गया। तो इसका मतलब ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। वैसे इससे भी पता चल रहा है, लेकिन इस टाइप के वाक्य मतलब हिंदी में आ जाए तो ट्रांसलेशन में आपका काफी काम आता है। मतलब जैसे आपको हिंदी में कोई वाक्य दिया है तो उसको ट्रांसलेशन आप जब करोगे इंग्लिश में तो उसमें काफी सारी यूज, इस चीज का यूज उस जगह आपको पता चलेगा। तो हिज वाइफ इज कॉन्टिन्यूअली क्राइंग दीज डेज, मतलब हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी इज कॉन्टिन्यूअली क्राइंग दीज डेज, मतलब वह कॉन्टिन्यूअली लगातार रो रही है इन दिनों। वह उसकी पत्नी इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, लगातार रो रही है या फिर रोती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअली वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्राइंग दीज डेज, वो क्या विपरीत ही तो हुआ, एक तरीके से अगेंस्ट ही तो हुआ, वह रोती रहती है, ऐसा कुछ कार्य है नहीं जो नॉर्मल ही है, अगेंस्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी क्या हो गया आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, वह हमें लगातार कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग मतलब डिस्टर्ब करते रहते हैं।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पर, देखो कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, ऑलवेज, इन वर्ड्स का यूज हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे, इसको नोट डाउन करें। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये आपके ट्रांसलेशन में काफी हेल्प करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो अब देखते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट, जो कि आपका फिफ्थ यूज है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज इंटेंशन और लाइक्लीहुड के लिए भी किया जाता है, और इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। किसका? फ्यूचर टाइम का बोध होता है। और किस लिए यूज किया जाता है? इंटेंशन मतलब इरादा है, लाइक्लीहुड पसंद या फिर कुछ ऐसा के लिए भी किया जाता है, और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू सी माई मदर इन लॉ, मैं अपनी सास से, मदर इन लॉ क्या होती है? सास। आई एम गोइंग टू सी माई मदर इन लॉ, मैं अपनी सास से मिलने जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, मतलब वो अभी जा रहा है। भाई जाएगा तभी तो मिलेगा इंसान, तो मतलब अभी तो जा रहा है तभी वो मिल पाएगा। इसका मतलब वो टाइम तो फ्यूचर को शो कर रहा है, लेकिन है किसका वाक्य? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। टाइम तो फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसलिए यहाँ पे कहा गया इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है। ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है। तो देखो यहाँ पर, यहां से आपको क्या पता चल रहा है? इंटेंशन मतलब इरादा। भाई इससे तो इंटेंशन पता चला आपको, भाई इरादा ही तो पता चला कि आई एम गोइंग टू सी माई मदर इन लॉ, मैं अपनी सास से मिलने जा रहा हूं। और ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है, तो उसका लाइकलीहुड पता चला इससे। भाई लाइकलीहुड ही तो वह मरने ही तो जा रहा है, लाइकलीहुड है उसके प्रति वो मरने के लिए जा रहा है। तो ये दोनों वाक्य हो गए आपके, एक इंटेंशन का, एक लाइकलीहुड का। तो इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आते हैं, और ये ट्रांसलेशन में काफी हेल्प करते हैं आपकी, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तभी आपको आइडिया लग पाता है यहाँ पर कि जैसे इंटेंशन आ गया हिंदी में, तो वहां से आप कई बार हो सकता है कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं इसमें रहा रही का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है कि नहीं है। तो उस जगह अपन क्या करेंगे? उस जगह पकड़ेंगे उस थीम को, उस सेंटेंस के किसको पकड़ेंगे? थीम को। आखिर सेंटेंस कह क्या रहा है और किस तरीके का वो वाक्य है, और उससे अपन इंग्लिश को ट्रांसलेट कर देंगे। तो इस तरीके से ऐसा किया जाता है, तो उसको नोट डाउन करें फटाफट। चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन स्टैटिव वर्ब्स, मतलब जो परमानेंट वर्ब्स होती हैं आपकी, उन्हें पढ़ेंगे अपन, जो कि क्या होती हैं आपकी? स्टैटिव वर्ब्स। दो टाइप की आपकी वर्ब्स आएगी अभी, स्टैटिव वर्ब्स और सेकंड वर्ब इज, स्टैटिव वर्ब्स भी आपकी 5 टाइप की हो, 5-6 टाइप की है इसमें, हाँ 5 टाइप की है। एक तो अपीयरेंस, इमोशन, थिंकिंग, पोजेशन, ये सब आ गई। और फिर अपन इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायनेमिक वर्ब्स, जो कि क्रियाशील या फिर गतिशील। डायनेमिक का मतलब हो गया क्रियाशील या गतिशील, और स्टैटिव का मतलब हो गया फिक्स्ड या फिर परमानेंट। आपका जो वर्ब्स परमानेंट में यूज होंगी वो स्टैटिव वर्ब्स होती हैं, और जो आपकी डायनामिक या फिर गतिशील क्रियाशील में यूज होंगी वो डायनामिक वर्ब्स कहलाती हैं। स्टैटिक वर्ब्स मेनली आप देख पाओगे फिक्स्ड वगैरह किस में होता है? ज्यादातर जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, और डायनामिक वर्ब्स का यूज क्या होगा? मेनली आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो भी पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, रब करते हैं इसको। तो देखिए अब आपकी स्टैटिव वर्ब्स, क्या स्टैटिव वर्ब्स? अब स्टैटिव वर्ब्स है आपकी, स्टैटिव का मतलब फिक्स्ड होता है, या फिर आप कह सकते हो परमानेंट, क्या कह सकते हो? फिक्स्ड या फिर परमानेंट वर्ब्स। अब आप एक बात जानते हो, जो एक्टिविटीज फिक्स्ड परमानेंट अपन पढ़ चुके हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। किसमें आती है? प्रेजेंट सिंपल में। कॉन्टिन्यूअस में क्या आती है? रेगुलर एक्टिविटीज वगैरह। तो देखिए इन वर्ब्स का यूज जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता? कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता। अब ये मैं क्यों लिखवाया हूं आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता? तो सर ये तो प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाया गया है ताकि आप डिफरेंस कर पाओ डायनामिक में और स्टैटिव्स में, इसलिए एक साथ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बात, इनको आप याद रखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि सी, हाँ सी का, हियर का यूज आप किस में करते हो? प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हो, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए आप जनरली प्रेजेंट सिंपल में इनका यूज किया जाता है। अब एक चीज देखो, आप यहां पर लिखा है जनरली। जनरली का मतलब होता है सामान्यतया। क्या होता है इसका मतलब? सामान्यतया। इससे क्या पता चला? जनरली का मतलब सामान्यतया होता है, इससे ये पता चला हमें कि सामान्यतया ही इनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल में। जरूरी नहीं है
कि सारी की सारी का ही इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल में किया जाए। जनरली ऐसा होता है, कुछ डिफरेंट केसेस भी होंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स के यूज, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक ही वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब एक ही वर्ब को कॉन्टिन्यूअस में भी और उसी को किसमें आपका सिंपल में भी यूज कर सकते हो। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात को याद रखें कि जनरली का मतलब तो होता है आपका सामान्यतः, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका यूज किया जाता है। अब देखो 5 टाइप की होती है आपकी स्टेटिव वर्ब्स। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। जैसे यहाँ पे 2 टाइप की लिखी है, अगले पेज मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब समझते हो आप? परसेप्शन, किसी के प्रति आप क्या परसेप्शन, धारणा अवधारणा क्या रखते हो आप, तो वो होता है आपका परसेप्शन। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को नाम दिया गया है। ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं? सी है, हियर है, स्मेल, सी मतलब देखना होता है, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट, ठीक है, स्वाद, फील फील करना आपका, महसूस, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? आपको पता चला, रिकॉग्नाइज, आपने रिकॉग्नाइज किया। कुछ वर्ड्स को देखो, ये प्रैक्टिस भी आप करते रहो कि इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करो, ये काफी अच्छा होगा आपको इंग्लिश समझने के लिए, लैंग्वेज भी समझने के लिए, ग्रामर भी, सब चीजों को समझने के लिए। क्योंकि सी, आप सी का मतलब देखना सीधा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी मतलब आपके दिमाग में आए कि इसका मतलब होता है देखना। उस तरीके से आपको देखना है कि सी वर्ड आते ही देखना, हियर सुनना, जो आपको डायरेक्टली समझ में आए। जैसे बुक, बुक बोलते ही ऐसा थोड़ी आ दिमाग में किताब शब्द आया पहले फिर बुक समझ में आई, नहीं, आपको पहले ही बुक बोलते ही बुक दिखी। तो उसी तरीके से आपको ब्रेन को रिवायर करना, उस तरीके से ट्रेन करना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश चीजों को आप समझ पाओ। तो देखिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, ईटीसी। जो भी आपके परसेप्शन में वर्ब्स आएंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी? इस वाले चीज में आएंगी, सी, हियर, स्मेल, इस तरीके की वर्ब्स परसेप्शन में। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब जानते हो आप अपीयर, कैसे दिख रहे हो, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस कहलाती हैं वो। जैसे लुक, अपीयर, सीम, रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझना देखो बेस्ट है। रिजेंबल, कोई चीज आपसे रिजेंबल करती है मतलब मिलती है, तो वो रिजेंबलेंस, उसका उसमें एक छवि या फिर एक मान लो कि मिरर इमेज दिखती है, उसे रिजेंबलेंस कहते हैं, फिर रिजेंबल। तो लुक, अपीयर, सीम, रिजेंबल, ये किस में आती है? आपकी वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस में आती है आपकी। तो इसको नोट डाउन करिए, आगे का और देखते हैं अपन। 3 और हैं वर्ब्स ऑफ, एक तो इमोशन, थिंकिंग और पोजेशन। कौन कौन सी? इमोशन, थिंकिंग और पोजेशन। 2 है आपकी, परसेप्शन, अपीयरेंस, इमोशन, थिंकिंग एंड पोजेशन। ये 5 टाइप की आपकी क्या होती हैं? आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, और इनको आप याद रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसको रिवीजन जरूर करें आप, रिवीजन जितना करोगे आप उतनी बेस्ट याद रहेंगे आपको। तो देखिए अब आप ये 3 और आपकी जो कि उसमें लास्ट स्लाइड में अपन देख नहीं पाए थे। देखिए वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, इमोशन मतलब आप जानते ही हैं, इमोशन आपका, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? देखो लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, डिजायर, वांट, जितने भी टाइप के इमोशंस होते हैं आपके, भाव, इमोशन मतलब भाव, तो जितने भी टाइप के आपके भाव वाली जो जितनी वर्ब्स होंगी उनको सब में किसमें लिया गया है? वर्ब्स ऑफ इमोशन में। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, डिजायर, वांट, विश, होप, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, लोथ, माइंड, केयर, डेटेस्ट, अडोर, अप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट, जितने भी टाइप के आपके इमोशनल वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं आपकी, वो सब किसके अंदर आती है? वर्ब्स ऑफ इमोशंस के अंदर, जो कि आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होंगी, कॉन्टिन्यूअस में नहीं, इस बात को याद रखना, मैंने पहले बताया हुआ है। अब देखिए वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, मतलब जो वर्ब्स जो कि सोचने वाली वर्ब्स, मतलब थिंकिंग, सोचना ही होता है। कंसीडर, फॉरगेट, अग्री, सपोज, थिंक, ट्रस्ट, रिमेंबर, रियलाइज, रिकलेक्ट, परसीव, नो, अंडरस्टैंड, इस टाइप की जितनी भी आपके वर्ब्स हैं वो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग के अंडर आती हैं। कौन कौन सी? कंसीडर, फॉरगेट, भूल जाना, एग्री करना, सपोज, थिंक, सोचना, और ट्रस्ट, विश्वास, रिमेंबर, याद करना, रियलाइज, मतलब रियलाइज करना किसी भी चीज को, रिकलेक्ट, परसीव, नो, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप वर्ब्स किसमें आई? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। आप देखो वर्ब्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन शब्द का मतलब होता है अधिकार। आपका क्या होता है? अधिकार। तो जितने भी अधिकार से रिलेटेड आपकी वर्ब्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? वर्ब्स ऑफ पोजेशन के अंदर आएंगे। देखो बिलोंग, ये चीज मेरे से बिलोंग करती है। ऑफ, ओन, पोजेस, जैसे ओन का मतलब हो गया आपका क्या? ओन मतलब मैं ये चीज रखता हूँ, पोजेस मतलब पोसेस करता हूँ किस चीज को, कंटेन, हैव, ईटीसी। तो जितनी भी सारी आपकी क्या है? आपकी वर्ब्स हैं वो क्या है? वर्ब्स ऑफ पोजेशन है आपकी। तो इस तरह के वर्ब्स किसमें आएंगे? और ये जितनी भी सारी वर्ब्स हैं 5 टाइप की मैंने बताई है, ये स्टैटिव वर्ब्स कहलाती हैं। कौन कौन सी? स्टैटिव वर्ब्स, फिक्स्ड परमानेंट वर्ब्स,
जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज की जाती हैं। अब देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स को, करिए नोट डाउन। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, आपके जितने भी आपके अभी वर्ब्स पढ़ाई मैंने स्टैटिक वर्ब्स, उन सबके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। देखो ये है इनकरेक्ट, ये है करेक्ट। देखिए आई एम थिंकिंग, ये क्या है इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट, मैंने बताया आपको। थिंक किस में यूज होता है आपका, प्रेजेंट सिंपल में। किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि स्टैटिक वर्ब्स है। तो स्टैटिक वर्ब किस में यूज होंगे, प्रेजेंट सिंपल में। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, और ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। आई एम थिंकिंग नहीं होगा। जनरली क्या होता है, यही चीज हमें डाउट होती है, भाई आई एम थिंकिंग पढ़, मतलब बचपन में भी तुमने गलत चीज सीखी हुई होती है, ऐसा सोचते तो आई एम थिंकिंग तो सही है, लेकिन ये क्या है रॉन्ग है ग्रामेटिकली। इसलिए यहाँ पर क्या है आई थिंक आया, क्योंकि थिंक के साथ में तो स्टैटिक वर्ब है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं, तो ये यहाँ पर गलत है, अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता इस जगह। आई अंडरस्टैंड होएगा इस जगह, जो कि आपका किस में आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब देखिए आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो आप स्मेल आया। स्मेल कौन सी वर्ब है, ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन। कौन सी है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। थिंक क्या है, वर्ब ऑफ थिंकिंग में आ गया था सीधा, अंडरस्टैंडिंग में उसी में आ गया। तो ये चीजें क्या है आपकी सारी सारी स्टैटिक वर्ब्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्मेल के डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग। अब देखो यहाँ पे द वाटर इज फीलिंग कोल्ड, द वाटर फील्स कोल्ड। इज फीलिंग कोल्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फील आया, और फील क्या है आपका स्टैटिक वर्ब है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे द वाटर फील्स कोल्ड होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस, तो हियर यहां पर आया, तो हियर के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, तो डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइस आएगा। अब यहां पर देखो वी आर सीइंग विद अवर आइज, सीइंग आ रहा है, तो यहाँ पर सी क्या है स्टैटिक वर्ब है, तो वी सी विद अवर आइज, तो हम हमारी आंखों से देखते हैं, वी सी विद अवर आइज। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस आपको आइडिया लगाओगे कि इनकरेक्ट किस टाइप के होते हैं, करेक्ट किस टाइप के होते हैं। तो ये चीजें आप क्या है रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, तो भी आपको काफी कुछ आ जाएगा। तो ये याद रखोगे ना, मतलब जहां भी आपको अभी याद है, आपको वर्ब्स ऑफ स्टैटिक वर्ब सारी याद है आपको, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप उनके याद है, तो आपको क्या पता होगा एग्जाम में जैसे दिखेगी आपको, तो आप वहां पर सीधा दिमाग क्लिक करेगा, अरे हाँ ये चीज वहां पर पढ़ी थी अपन ने। तो ये क्या है रॉन्ग है इस जगह, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है रॉन्ग है, और प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज है। तो आपको तुरंत वो चीज याद आ जाएगी, और आप क्या करोगे उसको फटाक से सही कर दोगे। तो याद रखना, आपको रिवीजन करते चलना है और चीजों को याद रखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाओ आप। तो इसको नोट डाउन करिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डायनेमिक वर्ब्स। इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं बनाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी और आप सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख पाओगे। मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप सारी क्लासेस को, भाई 20-25 मिनट की क्लास होती है उसको आप फटाफट देख सकते हो। ज्यादा बड़ी क्लास को फिर क्या लगती है, अरे टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, और ये क्लास एक देख ली तुरंत वहां पे वो खत्म हुआ पोर्शन, फिर अगली में देख लिया, तो इस तरीके से बेटर आपके लिए रहेगा। तो इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय। मजे करो, पढ़ाई भी करते रहो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन के बिना चीजें आपको इंग्लिश में याद नहीं होंगी, और मैथ्स में आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। रीजनिंग में भी प्रैक्टिस, और जीके में वही याद रखना है, रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम क्या होगा, स्पीडली आप निकाल पाओगे क्वेश्चंस को, और स्पीडली आप एग्जाम को कर पाओगे, और एग्जाम क्रैक कर पाओगे, और एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बन पाओगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।